नमस्कार। आप देख रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक इतिहास से चैप्टर 3 लाइन बाय लाइन प्रश्न बनाया गया है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, रेशम मार्ग का नाम क्यों पड़ा था? रेशम मार्ग का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस मार्ग से चीन का रेशम पश्चिम को भेजा जाता था, इसलिए रेशम मार्ग नाम पड़ा था। सिल्क मार्ग किन किन प्रकार से गुजरते थे? तो जमीन और समुद्र दोनों से गुजरते थे। सिल्क मार्ग के माध्यम से पश्चिम को कौन सा चीनी सामान भेजा जाता था? रेशम, सिल्क या चीनी पॉटरी भेजा जाता था। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से सिल्क मार्ग के जरिए मुख्यतः कौन सा माल दुनिया के अन्य भागों में पहुंचता था? मसाले और कपड़े। पश्चिम से वापसी में सिल्क मार्ग द्वारा एशिया में कौन सी वस्तुएं पहुंचती थी? तो सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं पहुंचती थी। नूडल्स और स्पेघेती के बारे में क्या माना जाता है? तो नूडल्स चीन से पश्चिम पहुंचे और स्पेघेती उन्हीं से विकसित हुई। पास्ता किसके माध्यम से सिसिली पहुंचा माना जाता है? अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में पहुंचा। आलू, मक्का, टमाटर, मूंगफली जैसी फसलें एशिया और यूरोप में कब पहुंची? आलू, मक्का, टमाटर, मूंगफली जैसी फसलें एशिया और यूरोप में लगभग 500 साल पहले पहुंची। पहले हमारे पूर्वजों के पास 500 साल पहले ये सब नहीं थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जब आया तो ये लेकर आया था। नेक्स्ट, नई फसलें यूरोप और एशिया में कैसे पहुंची? तो यूरोप और एशिया में जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से अमेरिका पहुंच गया तो लाया था। अमेरिका शब्द का यहाँ क्या अर्थ दिया गया है? अमेरिका शब्द का अर्थ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ किससे आए हैं? तो हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिकी मूल निवासी या अमेरिकन इंडियनों के साथ आए हैं। आलू के उपयोग ने यूरोप के गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन किया? तो उनका भोजन बेहतर हुआ और औसत उम्र बढ़ी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस फसल पर अत्यधिक निर्भर हो गए थे? तो आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो है वे लोग आलू पर अधिक निर्भर हो गए थे। 16वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने क्या खोज निकाली थी? तो उसने एशिया तक का समुद्री रास्ता और अमेरिकन तक पहुंचने का मार्ग खोज निकाला था। यूरोपियों के प्रवेश से एशिया और यूरोप के बीच क्या परिवर्तन हुआ? तो व्यापारिक प्रवाह बढ़ा और दिशा यूरोप की ओर मुड़ने लगी। अमेरिका की खानों से निकली चांदी ने किस पर असर डाला? तो यूरोप की संपदा और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार पर प्रभाव डाला। 16वीं सदी से पहले अमेरिका का दुनिया से कैसा संबंध था? लाखों साल पहले कोई संपर्क नहीं था। केवल अफ्रीका से व्यापार होता था सोने के काल्पनिक शहर के लिए। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था?
स्पेनिश विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक जैसी बीमारियां थी। चेचक का प्रभाव अमेरिका में कैसे पड़ा? अत्यंत घातक साबित हुई और पूरे समुदाय नष्ट हो गए। 18वीं सदी में अमेरिका में अफ्रीकी गुलामों से क्या काम कराया जाता था? यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन कराया जाता था। 18वीं सदी तक कौन से दो देश दुनिया के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे? चीन और भारत। विशेषज्ञों के अनुसार चीन की विश्व व्यापार में घटती भूमिका का क्या कारण था? तो दूसरे देशों से संबंध कम करना और दुनिया से अलग थलग पड़ना था। विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर क्यों खिसक गया? क्योंकि चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के कारण। ब्रिटेन सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी क्यों लगा दी थी? किसानों की रक्षा और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि मक्का के आयात पर लगी सरकारी पाबंदियों को क्या कहा गया? तो मक्का के आयात पर लगी सरकारी पाबंदियों को कॉर्न लॉ कहा गया। कॉर्न लॉ के कारण किसे परेशानी हुई? उद्योगपतियों और शहरी बांसिदों को। कॉर्न लॉ के कारण उद्योगपतियों और शहरी बांसिदों को प्रॉब्लम हुई। कॉर्न लॉ हटने के बाद क्या परिणाम हुआ? कॉर्न लॉ हटने के बाद खाद्य पदार्थ बहुत कम कीमत पर आयात किया जाने लगा। कॉर्न लॉ हटने के बाद किस क्षेत्र की विशाल भूमि पर खेती बंद हो गई? ब्रिटेन की। कॉर्न लॉ हटने से किस समस्या में बढ़ोतरी हुई? तो कॉर्न लॉ हटने से जो समस्या में बढ़ोतरी हुई थी वह थी बेरोजगारी। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए? 10 करोड़ लोग। 1890 तक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था। खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किस साधन का उपयोग किया गया? रेलवे का। नहर कॉलोनी शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा है? पंजाब से। पंजाब में नहरों का जाल क्यों बिछाया गया था? तो पंजाब में नहरों का जाल गेहूं और कपास के निर्यात के खेती को बढ़ाने के लिए बिछाया गया था। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना वृद्धि हुआ? 25 से 40 गुना। उस समय विश्व के व्यापार में लगभग 60% हिस्सा किसका था? प्राथमिक उत्पादों का। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को किस वस्तु का निर्यात नहीं होता था? मांस का निर्यात नहीं होता था। पानी की जहाज़ों में किस तकनीक ने मांस व्यापार को बदल दिया? रेफ्रिजरेशन तकनीक मांस व्यापार को बदल दिया। मांस को यूरोप भेजने में किन देशों ने प्रमुख भूमिका निभाई? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अफ्रीका को बांटने के लिए यूरोपीय देशों की बैठक कहाँ हुई थी? बर्लिन में। बर्लिन सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1895 में। 19वीं सदी के अंत तक किन दो देशों ने अपने विदेशी शासन क्षेत्रों का विस्तार कर लिया?
ब्रिटेन और फ्रांस। कौन से दो देश नई औपनिवेशिक शक्तियों के रूप में उभरे? अमेरिका और जापान। अमेरिका कब औपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरा? 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में। 1885 में हुई बर्लिन बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? अफ्रीका को यूरोपीय देशों में बांटना। सर हेनरी मॉर्टन स्टेनली कौन थे? पत्रकार और खोजी। सर हेनरी मॉर्टन स्टेनली को किस अखबार ने अफ्रीका भेजा था? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। स्टेनली को अफ्रीका किसकी खोज के लिए भेजा गया था? डेविड लिविंगस्टन के खोज के कारण। स्टेनली ने अफ्रीका में क्या क्या किया? युद्ध लड़े, नक्शे बनाए, अफ्रीका का सर्वे किया। स्टेनली किस प्रकार के लोगों को अपने साथ लेकर चले थे? स्थानीय शिकारी, योद्धा, मजदूर को। स्टेनली के अन्वेषणों का मुख्य परिणाम क्या हुआ? अफ्रीका को जीतने में सहायता मिली। अफ्रीका में किए गए भौगोलिक अन्वेषणों का वास्तविक उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवादी योजना को पूरा करना। अफ्रीका भूदृश्य की पड़ताल किसने की थी? हेनरी मॉर्टन स्टेनली ने। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली? 1880 के दशक के अंत में फैली। रिंडरपेस्ट बीमारी अफ्रीका में किसके माध्यम से पहुंची थी? एशियाई देशों से लाए गए जानवरों के माध्यम से पहुंची। रिंडरपेस्ट सबसे पहले अफ्रीका के किस क्षेत्र में दिखाई दी? एरिट्रिया के क्षेत्र में दिखाई दी। रिंडरपेस्ट बीमारी अफ्रीका में किस प्रकार फैली? जंगल की आग की तरह फैल गई। रिंडरपेस्ट ने कितने प्रतिशत मवेशियों को प्रभावित किया? 90%। नए उत्तराधिकारी कानून के तहत क्या व्यवस्था की गई? केवल एक सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। अफ्रीका के मजदूरों को किस तरह रोका गया? बारों में बंद किया गया। रिंडरपेस्ट के बाद यूरोपीय उपनिवेशकारों ने क्या किया? बचे हुए पशुओं पर कब्जा कर लिया। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को किन कार्यों के लिए विदेशों में लाया जाता था? तो भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को विदेशों में बागान, खदानों और निर्माण कार्यों के लिए लाया जाता था। अनुबंधित श्रमिकों के अनुबंध में प्रमुख शर्त क्या थी? 5 वर्ष काम करने के बाद वे स्वदेश लौट सकते थे। भारत के कौन से क्षेत्र अनुबंधित श्रमिकों के मुख्य स्रोत थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से किन देशों में भेजा गया? त्रिनिदाद, युगाना, सूरीनामा, मॉरिशस और फिजी भेजा गया। तमिल अप्रवासियों को किन स्थानों पर काम करने के लिए भेजा जाता था? श्रीलंका या सिलोन और मलाया भेजा जाता था। बहुत सारे भारतीय अनुबंधित श्रमिक को भारत में किन बागानों में काम करने के लिए लाया जाता था? असम के चाय बागान में। मजदूरों की भर्ती का काम कौन किया करता था? एजेंट। अनुबंध व्यवस्था को कई लोगों ने क्या कहा?
नई दास प्रथा। त्रिनिदाद में मुहर्रम का सालाना जुलूस किस रूप में मनाया जाता था? विशाल उत्सव मेले के रूप में। होशे उत्सव किसके नाम पर रखा गया था? तो होशे उत्सव किसके नाम पर रखा गया? इमाम हुसैन के नाम पे रखा गया था होशे उत्सव। रास्ता फारियानवाद का संबंध किससे है? तो रास्ता फारियानवाद का संबंध जमैका के धार्मिक आंदोलन से था। चटनी म्यूजिक का विकास कहाँ हुआ? त्रिनिदाद और युगाना में। नोबेल विजेता बी.एस. नायपॉल का संबंध किससे है? गिरमिटिया मजदूर के वंशजों से। अनुबंधित मजदूरों की यह व्यवस्था कब समाप्त हुई? 1921 में। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस अनुबंध प्रणाली को कैसा बताया? क्रूर और अपमानजनक। कुली शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? भारतीय अनुबंध मजदूरों के लिए। छोटे किसानों को ऋण कौन देता था? देसी साहूकार और महाजन। शिकारी पूरी श्राफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियार कौन थे? बैंकर और व्यापारी थे। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का क्या किया जाता था? यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में क्या बढ़ने लगा? कपास का उत्पादन। भारतीय कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किससे जूझना पड़ा? ब्रिटिश कपड़ों की भारी प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ा। सन 1800 के पास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? 30%। 1815 में यह प्रतिशत घटकर कितना रह गया? 5%। 1870 तक सूती कपड़े का निर्यात अनुपात कितना रह गया? 3%। 1812 से 1871 के बीच भारत से कच्चे कपास का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया? 5% से बढ़कर 35% हो गया। भारत से कपड़ों की रंगाई में इस्तेमाल होने वाले किस पदार्थ को बड़े पैमाने पर होता था? नील। 1820 के दशक से भारत से चीन को बड़े पैमाने पर क्या निर्यात होता था? अफीम। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाकर किस देश को निर्यात करती थी? चीन को। अफीम के निर्यात से प्राप्त धन से चीन से क्या आयात होता था? चाय और अन्य पदार्थ। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में किसकी बाढ़ आ गई? ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की। भारत से ब्रिटेन और अन्य देशों को मुख्य रूप से क्या भेजा जाता था? कच्चा माल और खाद्यान्न। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में किसे हमेशा फायदा होता था? ब्रिटेन को। भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले व्यापारिक संतुलन को क्या कहते थे? व्यापार अधिशेष। ब्रिटेन अपने अन्य देशों के साथ व्यापारिक घाटे की भरपाई किसकी मदद से करता था? भारत से प्राप्त मुनाफे की मदद से। होम चार्जेज या देशी खर्च के अंतर्गत क्या शामिल था? होम चार्जेज या देशी खर्च के अंतर्गत ब्रिटानी अफसरों की पेंशन और निजी रकम शामिल था। पहला विश्व युद्ध किन दो खेमों के बीच लड़ा गया? मित्रराष्ट्र
और केंद्रीय शक्तियों के बीच। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। केंद्रीय शक्तियों में कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? अगस्त 1914 को। युद्ध शुरू होने पर सरकारों को क्या उम्मीद थी? युद्ध क्रिसमस तक समाप्त हो जाएगा, यह उम्मीद थी। पहला विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों से अधिक तक। पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कौन सा था? पहला विश्व युद्ध। इस युद्ध में किन आधुनिक हथियारों का प्रयोग हुआ? मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ। पहले विश्व युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए? 90 लाख। इस युद्ध में लगभग कितने लोग घायल हुए? तो घायल की संख्या 2 करोड़ थी। मृतकों और घायलों में अधिकतर कौन थे? कामकाजी उम्र के लोग थे। युद्ध के बाद परिवारों की आय क्यों घटी? परिवार के सदस्य घट गए थे, इसीलिए घटी। युद्ध के समय उद्योगों का क्या किया गया? युद्ध सामग्री के उत्पादन के लिए पुनर्गठन किया गया। मर्दों के मोर्चे पर जाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? औरतों ने बाहर निकलकर काम संभाल लिया। युद्ध के कारण किन देशों के बीच आर्थिक संबंध टूट गया? यूरोपीय आर्थिक शक्तियों के बीच। युद्ध के दौरान ब्रिटेन को किससे भारी कर्ज लेना पड़ा? अमेरिकी बैंकों से और जनता से। युद्ध के बाद अमेरिका की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? कर्जदाता देश के रूप में हो गई। युद्ध के बाद अमेरिका में किसकी संपत्ति की कीमत अधिक हो गई? अमेरिकी नागरिकों और सरकार की। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? गहरे आर्थिक संकट में पड़ गई। युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी? ब्रिटेन। युद्ध के बाद ब्रिटेन को किससे कड़ा आर्थिक मुकाबला करना पड़ा? अमेरिका से। ब्रिटेन ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए किससे कर्ज लिया? अमेरिका से। युद्ध समाप्त होने तक ब्रिटेन की स्थिति में पहुंच गया था, भारी विदेशी कर्ज में दबा हुआ था। युद्ध के दौरान कैसा आर्थिक माहौल बना? आर्थिक उछाह का। युद्ध के बाद उत्पादन और रोजगार में क्या हुआ? उत्पादन घटा, बेरोजगारी बढ़ी। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बाद किन खर्चों में कटौती की? युद्ध संबंधी खर्चों में कटौती की। 1921 में ब्रिटेन में बेरोजगारी की स्थिति क्या थी? हर 5 में से 1 मजदूर बेरोजगार था। युद्धोत्तर वातावरण की प्रमुख विशेषता क्या बन गई थी? रोजगार को लेकर अनिश्चितता थी। युद्ध के बाद कौन सी अर्थव्यवस्था संकट में आ गई? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। युद्ध से पहले विश्व बाजार में गेहूं की प्रमुख आपूर्तिकर्ता कौन सी क्षेत्र था? पूर्वी यूरोप। युद्ध के दौरान गेहूं की आपूर्ति अस्त व्यस्त होने पर कहाँ उत्पादन बढ़ गया? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में क्या हुआ? गेहूं की पैदावार सुधरने लगी। गेहूं की अति होने के कारण क्या परिणाम हुआ? अनाज की कीमतें गिर गई। अनाज की कीमतें गिरने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा?
ग्रामीण आय कम हो गई और कर्ज संकट बढ़ा। 1920 के दशक की अमेरिका अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बहुत बृहत उत्पादन था। बृहत उत्पादन पद्धति के प्रमुख प्रणेता कौन थे? हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन की प्रेरणा कहाँ से ली थी? शिकागो के बूचर खाने से। असेंबली लाइन पर मजदूरों का काम किससे तय होता था? मजदूरों की इच्छा से। हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन से हर कितने मिनट में एक कार तैयार होती थी? 3 मिनट में। बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार कौन सी थी? तो पहली कार शेवरलेट थी। असेंबली लाइन की थकान से परेशान मजदूर को रोकने के लिए फोर्ड ने क्या किया? मजदूरी घटा दी। हेनरी फोर्ड ने मजदूरों को कितनी तनख्वाह देना शुरू किया? $5 प्रतिदिन। मजदूरी बढ़ाने के साथ फोर्ड ने किस पर पाबंदी लगा दी? ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धति का क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादों की लागत और कीमतें घट गई। 1919 में अमेरिका में कितनी कारों का उत्पादन हुआ था? 1919 में अमेरिका में कितने कारों का उत्पादन हुआ था? 20 लाख कारों का उत्पादन हुआ था। 1929 तक अमेरिका में कार उत्पादन की संख्या कितनी हो गई? 50 लाख से ऊपर हो गई। हायर परचेज व्यवस्था का क्या अर्थ है? कर्ज पर खरीद और किस्तों में भुगतान। किस क्षेत्र में उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार तैयार हुआ? आवास और निर्माण क्षेत्र में। अमेरिका कब फिर से पूंजी निर्यातक देश बन गया? 1923 में। 1923 के बाद अमेरिका की पूंजी निर्यात से किसे लाभ हुआ? यूरोपीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ। 1923 से 1929 के बीच विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर क्या हाल रहा? तेजी से बढ़ गया। 1929 में दुनिया किस भयानक स्थिति में फंस गई? महामंदी के स्थिति में फंसी थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 में। आर्थिक महामंदी का प्रभाव कब तक बना रहा? 30 के दशक के मध्य तक। महामंदी के समय सबसे अधिक बुरा असर किस पर पड़ा? कृषि क्षेत्रों और समुदाय पर। महामंदी के दौरान किसकी कीमतों में अधिक गिरावट आई? कृषि उत्पादों की कीमतों में। महामंदी का एक प्रमुख कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। 1920 के दशक में बहुत सारे देशों ने अपनी निवेश संबंधी जरूरत कैसे पूरी की? अमेरिका से कर्ज लेकर। 1928 के पहले 6 माह में विदेशों में अमेरिका का कर्ज कितना था? $1 अरब था। एक साल के भीतर अमेरिका का विदेशी कर्ज कितना रह गया? चौथाई रह गया था। अमेरिकी पूंजी के लौट जाने का असर कहाँ पड़ा? पूरी दुनिया पर। मुद्रा की कीमत गिरने से कौन सा देश प्रभावित हुआ? ब्रिटेन। अमेरिकी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए क्या कदम उठाया? आयातित पदार्थों पर सीमा शुल्क दोगुना किया।
औद्योगिक देशों में मंदी का सबसे बुरा असर किसे झेलना पड़ा? अमेरिका को। 1933 तक अमेरिका में कितने बैंक बंद हो चुके थे? तो 1933 तक अमेरिका में 4000 बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 1932 के बीच कितनी कंपनियां चौपट हो चुकी थी? 1,10,000 कंपनी चौपट हो चुकी थी। 1935 तक क्या संकेत मिलने लगे थे आर्थिक संकट से उबरने के? महामंदी का असर किन पहलुओं पर पड़ा? समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ा था। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितनी गिर गई? 50%। महामंदी का भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो महामंदी का भारत के व्यापार पर आयात निर्यात घटकर लगभग आधा रह गया, यह प्रभाव पड़ा। बंगाल के किस उत्पादक वर्ग ने को महामंदी में भारी नुकसान हुआ? तो बंगाल के जूट या पटसन उत्पादक को भारी नुकसान हुआ था। कच्चे पटसन की कीमतों में कितनी गिरावट आई? 60% से अधिक गिरावट आ गई। मंदी के वर्षों में भारत किस चीज का निर्यातक बन गया? सोना का। किन्स के अनुसार भारतीय सोने के निर्यात से क्या लाभ हुआ? वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिली। भारतीय सोने के निर्यात से किस देश की आर्थिक दशा में सुधार आया? ब्रिटेन की आर्थिक दशा में सुधार आया। 1931 में जब मंदी अपने चरम पर थी तब कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के कितने दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ? 2 दशक के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध किन दो खेमों के बीच लड़ा गया था? धुरी शक्तियों और मित्र राष्ट्र के बीच। धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल था? जर्मनी, जापान, इटली। मित्र राष्ट्रों में से एक शक्ति नहीं थी। मित्र राष्ट्रों में से एक शक्ति इटली नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए? 6 करोड़। द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या वैश्विक संख्या के लगभग कितना प्रतिशत था? 3%। द्वितीय विश्व युद्ध में किस वर्ग के लोगों की मृत्यु अधिक हुई थी? आम नागरिकों की। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक तबाह हुआ? यूरोप और एशिया। रूस पर हिटलर का हमला कब हुआ था? 1941 में। रूस पर हिटलर का हमला युद्ध किस प्रकार की घटना थी? निर्णायक घटना थी। युद्ध के बाद कौन सा देश आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से वर्चस्वशाली बनकर उभरा? अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ किस रूप में सामने आया? वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए किस देश ने भारी कुर्बानियां दी? तो नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए भारी कुर्बानियां सोवियत संघ ने दी थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशर, अमेरिका में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? विश्व बैंक। विश्व बैंक और IMF को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स ट्विन। ब्रिटेन वुड्स संस्थान औपचारिक रूप से कब काम करने लगी? 1947 में।
विश्व बैंक और आईएमएफ की निर्माण प्रक्रिया पर किसका नियंत्रण है? पश्चिमी औद्योगिक देशों का। विश्व बैंक और आईएमएफ किस देश को वीटो का अधिकार है? अमेरिका को। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था किस पर आधारित थी? निश्चित विनिमय दरों पर। भारतीय रुपया किस मुद्रा से निश्चित दर पर जुड़ा हुआ है? पाउंड से। $1 की कीमत कितने औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी? 35 औंस सोने के बराबर। विश्व बैंक और आईएमएफ औपचारिक रूप से कब से काम शुरू किया? 1947 से। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने किसके लिए व्यापार और आय वृद्धि का अप्रतिम युग शुरू हुआ? पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए। 1950 से 1947 के बीच विश्व व्यापार की वार्षिक विकास दर कितनी रही? 8% से अधिक। 1950 से 1970 के बीच वैश्विक आय में औसतन कितनी वृद्धि हो रही थी? 5%। 1950 से 1970 के बीच विकास दर की क्या स्थिति रही? कमोबेश स्थिर रही। इन दशकों में अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन कितनी रही? 5% से कम। 1950 से 1970 के बीच किसका विश्वव्यापी प्रसार हुआ? तकनीक और उद्यम का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का एक बड़ा भाग किसके अधीन था? यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था? औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। कौन से देश आईएमएफ और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर नहीं थे? यूरोपीय देश और जापान। नव स्वाधीन राष्ट्रों को गरीबी और पिछड़ेपन से उभरने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ी? अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की। ब्रिटेन और फ्रांस में भूतपूर्व उपनिवेश में किन संसाधनों पर अब भी विदेशी कंपनियों का नियंत्रण था? खनिज संपदा और जमीन पर। विकासशील देशों ने किस नई व्यवस्था की मांग की? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की, NIEO की। समूह 77 या G77 का गठन क्यों किया गया था? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के समर्थन में। NIEO का उद्देश्य क्या था? संसाधनों पर नियंत्रण और उचित आर्थिक अवसर प्राप्त करना। एक साथ कई देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता था? बहुराष्ट्रीय कंपनी, MNC। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना किस दशक में की गई थी? 1920 के दशक में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से दो क्षेत्र शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने लगे थे? पश्चिमी यूरोप और जापान। किस दशक में अमेरिकी डॉलर की तुलना में सोने की कीमत बढ़ने लगी? 1970 के दशक में। स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था के विफल होने पर कौन सी व्यवस्था शुरू हुई? अस्थिर या प्रवाहमयी विनिमय दर प्रणाली शुरू हुई। कर्ज संकट सबसे अधिक किन क्षेत्रों में दिखाई दिया? अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में दिखाई दिया।
चीन किस वर्ष की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हुआ? 1949 में। चीन की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत चीन ब्राजील की अर्थव्यवस्था में आए बदलावों में क्या बदला? दुनिया का आर्थिक भूगोल बदल गया। दोस्तों, हमारा चैप्टर 3 समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।